जो ग्रंथ, जो पार्टी, जो विचारधारा आपको नीच समझता है, तो दिमाग में कीटाणु काट लिया कि सीधे देश के शासन पे कब्जा कर लेंगे, सब लोग एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद हम ठीक कर लेंगे सब कुछ। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है, कभी नहीं होगा। कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर इस संधियों का हमला हो गया है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इन संधियों से भारतीय संविधान, गणराज्य, वोटिंग राइट को बचाने की। इसलिए मेरा भाई बाप भी खड़ा होगा ना उसके टिकट पर, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो 1 लाख रुपया खर्चा करूंगा, जाके हराने के लिए उसके कैंपेन करूंगा। ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949, 4 दिन बाद ठीक ये लेख लिखता है आरएसएस और कहता है कि हम इस संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति हमारा संविधान है। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। सार्वभौम मताधिकार वही अभी ज्ञानेश कुमार कर रहा है जो आरएसएस का एजेंडा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोट रहेंगे। आरएसएस का मुसलमानों के बारे में लिखा गया है, ये सॉरी मनुस्मृति मुसलमान के बारे में है, ईसाई के बारे में है, वो हिंदू समाज के बारे में है जिसमें आप दलित, पिछड़े, महिलाएं सब हैं। आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। पहले बोट क्लब पे धरने हुआ करते थे प्रदर्शन, लाखों लाख। अब जंतर मंतर में 2-5 हजार लोग के लिए नहीं मिल रहा है परमिशन, जाके देख लीजिए। यही तानाशाही है। हिंदू राष्ट्र में क्या आपका होने वाला है? आपको तो लगता होगा हम भी हिंदू हैं, बुद्धि आता होगा कि राष्ट्र आ रहा है। तो हिंदू में कौन जात कौन वर्ण हो ये बताओ, उसी के हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, थोड़ा बहुत जो भी ये सब मिला वहीं से, थोड़ा बहुत जो भी मिला उसको आरएसएस बीजेपी तबीयत से नस्तनाबूद कर रही है। लेकिन समाज में टेंशन नहीं, आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं। अभी एससी एसटी का आया है एट्रोसिटीज का डेटा 2023 का। सबसे टॉप राम राज्य उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर तीनों में बीजेपी का है। उसके बाद फिर डबल इंजन बिहार 4 नंबर। जरा सोचो कि पहले इस तरह के एट्रोसिटीज होते थे, तो हमारे सीनियर जो बैठे वो बताएंगे, कम से कम सिंपैथी में ही नेता उसके घर जाते थे, सीनियर लीडर जाते थे, सांत्वना देते थे कि हम पुलिस में दबाव बनाएंगे, एक्शन लेंगे। जब बेलची कांड हुआ था तो इंदिरा जी वो गई थी हाथी पर बैठकर, बेलची बिहार। आजकल कोई आपको नहीं पूछ रहा है, क्यों? सोचने की बात है, कोई नहीं पूछ रहा है, आपसे कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहा है। जुल्मी जो जातंकी आतंकी है, उसका मन इतना बढ़ गया है को वायलेंस करता है, क्राइम करता है आपके खिलाफ। आप वीडियो बना के, रील बना के डालता है। क्यों करता है ये सब? क्योंकि आपको टेरराइज करने के लिए। लेकिन आप में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा लड़ने की ताकत नहीं है। या कोई खासतौर से दलित, एससी एसटी, ओबीसी, यहां तो कोई संघर्ष हुआ नहीं। किसने किया संघर्ष? किसने किया संघर्ष बताइए। यहां तो बाबा साहब थे कि वो लड़ भिड़ के वो आरक्षण का प्रावधान करा गए। 300 से ज्यादा मेंबर थे संविधान सभा में, अकेले थे, और लागू करवा गए। उसी से 40-50 साल में दलित का एक कोट टाई वाला जो मिडिल क्लास पैदा हुआ है। 1950 के पहले दावा कर रहा हूं मैं, ओबीसी की बात नहीं कर रहा। ओबीसी राजे रजवाड़े कुछ थे ही। दलितों में कौन रजवाड़ा था? किसकी जमींदारी थी? कौन उद्योग चला रहा था? किसके बैंक थे? जमीन कितनी थी? खाने का ठीक नहीं था, कपड़ा पहनना, फटा हुआ कपड़ा पहनना था, पिटाई अलग से। वो स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन की वजह से, और खास तौर से मैं तो संविधान सभा का मैं थैंक्स करता हूं कि इतने राजे महाराजे नवाब सब
दक्षिणपंथी लोग भी थे उसमें, लेकिन तब भी हम अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के अकेले आर्गुमेंट से आखिर उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया। आर्टिकल 342 ओबीसी के आरक्षण के लिए किया कि नहीं किया? ओबीसी वहां थोड़ी लड़ रहा था, कोई ओबीसी लड़ नहीं रहा था जिसकी वजह से 342 मिला। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में दिखाइए कितने लोग लड़ रहे थे वहां, चाहे बाहर कितने लोग हंगामा कर रहे थे। नहीं, बाबा साहब ने रिजाइन भी किया तो 4 कारण दिए, 4 कारण। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण जो है कि ओबीसी के लिए कमीशन गठित नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पढ़िए जाके, सब इंटरनेट पे अवेलेबल। क्या उनको विचारों को माना गया? गले में माला, विचारों पर ताला। अरे अपर कास्ट मान लिया, नहीं लगाता अपने घर में फोटो, नहीं मानता, महिलाओं के ऊपर दिया रिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था हिंदू कोड बिल, सबसे इंपॉर्टेंट था, उस मुद्दे पर रिजाइन किया। तो कितना महिला के घर में कि बाबा साहब को आइकन, रोल मॉडल मानती है। और आरएसएस उस समय विरोध कर रहा था हिंदू कोड बिल का। 30 नवंबर का मेरे पास कागज रखा हुआ है, 26 नवंबर को संविधान सभा में सौंपा गया था संविधान, और 30 नवंबर को, देखिए मैं इतिहास पढ़ता हूं तो खोद के निकालता हूं पूरा। ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949, 4 दिन बाद ठीक ये लेख लिखता है आरएसएस और कहता है कि हम इस संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति हमारा संविधान है। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। सार्वभौम मताधिकार वही अभी ज्ञानेश कुमार कर रहा है जो आरएसएस का एजेंडा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ही वोट रहेंगे। तो एक बार बताओ, आरएसएस क्या संगठन है आप नहीं जानते हैं ना, तब सेमिनार में आना बंद कर दीजिए। आरएसएस क्या मुसलमानों के बारे में लिखा गया है? ये सॉरी, मनुस्मृति मुसलमान के बारे में है, ईसाई के बारे में है, वो हिंदू समाज के बारे में है, जिसमें आप दलित, पिछड़े, महिलाएं सब हैं। आपकी क्या स्थिति है जरा जाके देखो, आपकी क्या स्थिति है मनुस्मृति पढ़ लो जाके। रेलवे स्टेशन पर छोटा छोटा मिलता है, पढ़िए जरा। अब ब्राह्मण महिला की भी क्या स्थिति है वो भी पढ़ ले जरा सा। मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान तो खाली अब ये सोच रहा है कि भाई मेरे फ्रिज में कौन सा मांस रखा हुआ ये मत देखो। वो तो बेचारा आतंक, एक खास तरह के आतंकवाद से परेशान है। जो ग्रंथ, जो पार्टी, जो विचारधारा आपको नीच समझता है, अभी देखें ना, एक यादव जी का पिछले साल शुद्धिकरण, इसी साल शायद है, इसी साल शुद्धिकरण हुआ था, है मौर्य जी का भी हुआ है। तो आप क्या, आप क्षत्रिय भी समझते हो? क्षत्रिय भी समझते हो ना? तब भी ये समाज, इंटरनेट के जमाने में तब भी ये समाज जाग नहीं रहा है, क्यों? सोचिए, इसका कारण मैं बताता हूं। ये सब फ्री का जो मिला नहीं, सब आरक्षण, ये सब फ्री का मिला। आपने कोई आंदोलन नहीं किया है, समाज ने कोई पार्लियामेंट नहीं घेराव किया है, लोगों ने, नेताओं ने लड़के आपको दे दिया है, तो आपने कहा तो हिंग फिटकरी लगा नहीं, मेहनत लगा नहीं। भाई हिंदू कोड बिल पे भी यहां तो लाखों लोग इकट्ठा हुए ना, अन्ना हजारे ने लाखों लोग इकट्ठा कर लिया ना, साधुओं ने पार्लियामेंट घेरा था ना। आप क्या कर रहे हो? बाबा साहब का संविधान का पहला लाइन है, वी द पीपल, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो अपने अधिकार की रक्षा के लिए, हम भारत के लोग। आप लोग हैं, नहीं है, आप जात हैं। आप लोग नहीं है, जाति हैं। आप इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, आप जाति समूह में हैं और आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की पालकी आरएसएस नहीं, आरएसएस तो सिंहासन में बैठा हुआ है ऊपर। अब पालकी कौन ढो रहा है? आप लोग ढो रहे हैं, आप लोग ढो रहे हैं।
तो चिराग पासवान तो उनकी जाति का वोट उन्हीं को जाएगा। इलेक्शन खत्म होते होते पता लगा पासवानों की हत्या शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गया। तो जात के नाम पे वोट दोगे तो लाठी भी पैकेज डील है वो पूरा। मांझी अठावले आप लोग उसको वोट देते हैं, इसलिए आप लोग अपनी सजा के जिम्मेदार खुद हैं। मैं इतने हजारों सभाएं में गया हूं। मैंने एक जगह सवाल पूछा महिलाओं की सभा में रायपुर में कि आप जितनी महिलाएं बैठे हैं हम चाहते हैं कि सबको 200 करोड़ का हम बिजनेस दें और 10 लोकसभा का टिकट दें। 2 ऑप्शन हमारे हैं पास, आप क्या चाहेंगे? कई जगह यह सवाल पूछा, यहां भी पूछ लेता हूं कि 200 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं और 30 विधायक का टिकट दे रहे हैं, कौन सा लोग है? क्या हमारा समाज बोलेगा नहीं? वो बोलेगा टिकट दे दीजिए, बिजनेस नहीं लेंगे। समझिए बात। यही सीखिए, ब्राह्मण से सीखिए। ब्राह्मण बच्चों को बोलिए कि तुमको हम लेक्चरर बना रहे हैं और तुमको विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, तो क्या लोगे? क्या बोलेगा? पहले हमको कॉलेज में लेक्चरर बनाओ, टिकट बाद में लेंगे। यह है समाज के नब्ज को हम पहचानते हैं। एक टिकट के लिए मेरे जात का हो गया, मेरे जात को टिकट मिल जाए। जितना लोग बैठे हुए 90% लोग को जो अंदर से मन होगा चुनाव लड़े, टिकट मिले। ये यथार्थ है। आपके एजेंडा पर, हमारे समाज के एजेंडा पर ये मुद्दे नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आपके लिए जो कुछ काम भी करता है उसको आप थैंक यू नहीं बोलते हैं। अर्जुन सिंह को कोई ओबीसी सेलिब्रेट करता है? ये बताइए मुझे, बताइए। बीपी सिंह को सेलिब्रेट करते हैं? नहीं। तो आपके लिए काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अर्जुन सिंह का कंट्रीब्यूशन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं मानता हूं कि ओबीसी के इतिहास में एक बड़ा लैंडमार्क है। जो काम किंग ऑफ बड़ौदा करते थे, स्कॉलरशिप देना, पढ़ाना, आपके बच्चों के लिए शिक्षा, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इसके दरवाजे बंद थे। वो आदमी खोल दिया, अपना पूरा पॉलिटिकल उनका करियर खत्म हो गया उस चक्कर में। लेकिन आप याद नहीं करते हैं। अब आइए दलित लोग, मिडिल क्लास। मैंने एक जगह भाषण में कहा था कि इमरजेंसी तुम्हारे लिए होगा काला दिन, मेरे लिए तो पीला दिन है, गोल्डन ईयर। अच्छा है, इंदिरा गांधी ने गलत किया, 18 महीना के लिए लगाया। 5 साल लगाना चाहिए था, 5 बरस लगाना चाहिए था इमरजेंसी। जयप्रकाश नारायण सीधा भड़का रहे थे पुलिस और आर्मी को कि मत मानो सरकार की बात। क्या आज कोई कर सकता है? करके दिखाए, मैं जानू। ये मोदी सरकार है, छोटी छोटी बात के लिए केस हो जा रहा है, जेल हो रहा है। आज कोई सेना पुलिस को भड़का के दिखाए तो इमरजेंसी नहीं लगता तो क्या होता है? क्या होता है? बैंक का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स खत्म करना, जमींदारी उन्मूलन, 66 पब्लिक सेक्टर यूनिट। Two important personalities were there, आयरन लेडी इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम। दलित उस समय कहते थे ना कि इंदिरा गांधी दलितों की अम्मा हो गई, दलित सरकारी दामाद बन गए। सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, लाखों लाख मिली। नेहरू ने ओएनजीसी बनवाया, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन मिला। आज 5-5 लाख रुपया कमा रहा है सर, 5-5 लाख कमा रहा है। कभी थैंक यू जगजीवन बाबू बोले? कभी थैंक यू? फ्री का मिला, फ्री का। तो दिमाग में कीटाणु काट लिया कि सीधे देश के शासन पे कब्जा कर लेंगे, सब लोग एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद हम ठीक कर लेंगे सब कुछ। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है, कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं,
जिस समाज का मिडिल क्लास, बुर्जुआजी, लेखक, पत्रकार, वकील, सीए, पढ़ा लिखा पूरा क्लास नहीं होगा, एक मिडिल क्लास नहीं होगा, वो समाज कभी भी शासन नहीं कर सकता है। 40-50 साल में आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब बेच क्या रहे हो? प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहे हो? एक सेकुलर डेमोक्रेटिक वेस्टर्न एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जब पाकिस्तान गोली बारूद बम बना रहा था, यहां पे यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, डैम्स, उसमें आपको भी मौका मिला ना, सार्वजनिक क्षेत्र था। इंदिरा गांधी ने इतना पब्लिक सेक्टर में, इवन राजीव गांधी ने बनाया तो उसमें जगह मिला, और उसी से एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपको सवाल कर रहा है। उसी को आरएसएस तोड़ना चाहती है और आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सारे सार्वजनिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी, बोलेगा ये समाज को कुछ नहीं चाहिए, एक जात का इसको एमएलए एमपी चाहिए, एक जात का मंत्री चाहिए, और उसी में खुश है, भले जितना पीट लो, सारे अधिकार खत्म कर दो। जात का इसको नेता चाहिए, इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं तो बवाल हो जाना चाहिए था, अभी घिराव होना चाहिए था नेताओं के। आप जाके एमपी के यहां एक दिन सो लेते हैं अपने गाड़ी में, उसी में खुश है, 5 किलो अनाज में खुश है, 10,000 रुपए में खुश है, फ्री का एजुकेशन जो मिला। अगर इतना सस्ता एजुकेशन नहीं रहता तो मैं थोड़ी पढ़ पाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ा पाता, अशोका यूनिवर्सिटी में तो मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, आईआईटी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, करोड़ों फीस लग रहे हैं। ये किसी डिबेट में है? किसी डिबेट में नहीं है। और इसके जड़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मेरी समझ है कि बाबा साहब नेहरू तमाम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने वोट का अधिकार दिलवाया। तो वोट का अधिकार का क्या मतलब है? ये भी फ्री में मिला हो ना, इसके लिए जनता ने कोई आंदोलन नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअल बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डिबेट करके उन्होंने पूरा पार्लियामेंट के डिबेट्स के बारे में बताऊंगा। 1919 का आप जाकर साउथ बोरो कमेटी में जो रिपोर्ट सबमिट किया बाबा साहब ने, वो जाके देखो वोटिंग राइट पर क्या उन्होंने लिखा है। उसके बाद साइमन कमीशन का जाकर देखो, साइमन कमीशन में सीधा 1928 की बात कर रहा हूं मैं, कि पागल को छोड़कर 21 वर्ष से ऊपर जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वोटिंग राइट। वो इंग्लैंड में गए थे, वहां पे फिर गोलमेज सम्मेलन में वहां भी बोले। वहां से यात्रा शुरू हो रही है। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश हुकूमत में वोट के लिए जो है ना, पैसा, संपत्ति और शिक्षा की योग्यता थी। जो संविधान सभा बनी उस समय सिर्फ जितने लोग चुने गए थे, सिर्फ 28% लोगों के वोट से चुने गए थे, 28%। तो संविधान सभा में बहस हुई, लेकिन नेहरू और अंबेडकर एक थे ना, एक थे इस इशू पे। आजादी के बाद फिर बहस हुई, प्रोफेसर केटी साहब ने पार्लियामेंट में उठाया कि कुछ शिक्षा संबंधी योग्यता होनी चाहिए। बाबा साहब का भाषण दिया। अभी मेरी एक किताब आ रही है, पढ़िएगा, खरीद लीजिएगा 200-400 रुपए में। हमारे लोग किताब भी आजकल कम खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुला हुआ, आप पढ़ लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि आम आदमी को भी इतनी समझ होती है कि अपनी समस्याओं को सोच सके और आपके सामने रख सके, उसका समाधान भी पेश कर सके। और संसद का एग्जाम्पल दिया। यहां पे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम पढ़े, बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। इसलिए वोटिंग राइट का शिक्षा से और संपत्ति से कोई मतलब नहीं है।
और आरएसएस क्या छाप रहा था? लिमिटेड वोटिंग राइट होनी चाहिए। चाहे ये 30 नवंबर 1949 संविधान, जब संविधान सौंपा गया उसके 4 दिन बाद कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, मनुस्मृति। और हमारे दलित पिछड़े लोग जात के नाम पे हर जगह से एक दलाल ठेकेदार उठा लेता है, उसको टिकट देता है और उसके पीछे आप जो है ना बैकपाइपर की तरह आप घूमते रहते हैं। तो जाओ फिर उसी से मांगो, हम लोग का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अरे मैं तो बार बार कई बार इसी हॉल में कई बार कह चुका हूं कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर इस संधियों का हमला हो गया है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इन संधियों से भारतीय संविधान, गणराज्य, वोटिंग राइट को बचाने की। इसलिए मेरा भाई बाप भी खड़ा होगा ना उसके टिकट पर, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो 1 लाख रुपया खर्चा करूंगा, जाके हराने के लिए उसके कैंपेन करूंगा। मेरा रिश्तेदार भी खड़ा होगा। यह हिम्मत है? बिहार चुनाव मैंने देखा है, आप लोगों में पॉलिटिकल समझ है ही नहीं। पॉलिटिकल समझ का मतलब क्या है ना, टिकट लेकर चुनाव लड़ना, इतना ही समझ इस समाज को है। इसलिए आरएसएस एकदम बढ़िया इलाज कर रहा है अभी, बढ़िया, कि जो अंबेडकर, नेहरू, कांग्रेस, इंदिरा, राजीव तक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना, जिसमें 5 रुपए 2 रुपए में आप पढ़े, फ्री शिप मिला, स्टाइपेंड मिला, स्कॉलरशिप मिला, वो सब खत्म कर रही है। और सीधा ज्ञानेश कुमार आरएसएस के इस एजेंडा को लागू कर रहे हैं कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये है बात सीधा। और इसमें इतने पेच फंस गए हैं कि अब हमारे लोग, अब क्या बात है, पिछड़ा लोग नहीं वोट दे रहा आरएसएस बीजेपी, दलित नहीं दे रहा है, और जहां पे नहीं दे रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है, वहां पे दूसरी लीला कर रहा है ना, पार्टी बनवा के खड़ा कर दे रहा है। कितना लगा? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अब बिक रहे हैं हमारे लोग। इसलिए हम लोग के बोलने का यही, देखिए हम लोग इतना बोल रहे हैं, आपसे चाय भी थोड़ी पिए क्या? इतने सारे मुकदमे एफआईआर चल रहे हैं, यहां से आएंगे तो टैक्सी से ही 500 रुपया जेब से खर्चा होगा। समाज क्या करता है? समाज को इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, रिफॉर्मर नहीं चाहिए, इस समाज को एमएलए एमपी चाहिए। और यह बात आरएसएस बीजेपी संघ परिवार समझ चुका है। अगर जिस दिन हम लोग जैसे लोग देश में जो बोल रहे हैं, ये लोग खत्म हुए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा, तो जो लोग समझते हैं कि एससी एसटी का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बचा रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बोला जाओ खेत में काम करो, हो गया, आप तुम्हारा क्या जरूरत है? सेक्रेटरी क्या है बनेंगे यादव जी? चलिए भाई चढ़ाइए, कुशवाहा जी क्यों डीजी बनेंगे? चलिए सब्जी उगाइए, और पूरा सेना और पुलिस लगा देगा, कर लो। हो ही रहा है ना, हर जगह बैरिकेडिंग हो चुका है। आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। पहले बोट क्लब पे धरने हुआ करते थे प्रदर्शन, लाखों लाख। अब जंतर मंतर में 2-5 हजार लोग के लिए नहीं मिल रहा है परमिशन, जाके देख लीजिए। यही तानाशाही है। हिंदू राष्ट्र में क्या आपका होने वाला है? आपको तो लगता होगा हम भी हिंदू हैं, बुद्धि आता होगा कि राष्ट्र आ रहा है। तो हिंदू में कौन जात कौन वर्ण हो ये बताओ, उसी के हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी दिया जाएगा। नहीं तो जाके 50-100 रुपया में मनुस्मृति खरीद के पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। बहरहाल कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो सरकारी पैसा से पोषित में मांग रहे हैं ना, एक काम करिए ना, अब तो छोड़िए निजी वाला, सरकार जितना ठेकेदारी दे रही है डायरेक्ट, उसी में हिस्सेदारी तो मंगवा लो। 27 ओबीसी मंत्री बनाया तो हुआ है मोदी मंत्रिमंडल। 131 सांसद तो है ही एससी एसटी, 250 से ज्यादा मुझे लगता है मिला के होगा पूरा। प्रधानमंत्री खुद ही ओबीसी है, राष्ट्रपति खुद ही ट्राइब है, लॉ मिनिस्टर खुद ही दलित है, अभी चीफ जस्टिस खुद ही दलित थे। तो इतने सिंबोलिज्म आपको अच्छा लगता है ना, सिंबोलिज्म। अरे हमारे जात का देखो कितना बढ़िया लग रहा है, गुदगुदी लगता है। भले बेटा मजदूरी करना, आपको पता है एक बात, अटल बिहारी वाजपेयी
आते आते जो जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा ना कि ब्राह्मण सेकुलर डेमोक्रेटिक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने जो किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे पहले वही खत्म किया। शिक्षा में आ गया डी इन्वेस्टमेंट मंत्रालय, पेंशन खत्म, पेंशन खत्म।